हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। इस सीरीज़ में हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि IAS से MPPSC मेंस पेपर 3 की यूनिट 10, जिसमें हम भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, महत्व पढ़ेंगे। पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल और इसको कंप्लीट करेंगे। पहली यूनिट है ना। और जो भूवैज्ञानिक समय सारणी, सेल, खनिज, अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय, अपरदन, मृदा निर्माण और भूमिगत जल हम इस यूनिट में कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं गाइस, तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा एवं महत्व। भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा एवं महत्व। भूगर्भ शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी का निर्माण करने वाली सेल और उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे सेल, भूपरपट्टी और स्थल रूपों का विकास होता है, उसे भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। मतलब भूगर्भ शास्त्र में क्या होता है, पृथ्वी का निर्माण करने वाली सेल तथा उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे सेल, भूपरपट्टी और स्थल रूप का विकास हुआ है। अंग्रेजी में जियोलॉजी को ग्रीक शब्द जियो और लोगस से बनाया गया है। जियो का मतलब होता है भू और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात भूमि एवं विज्ञान। यह पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना और उसके संगठन, सेल द्वारा व्यक्त इतिहास की विवेचना करता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी संगठन और सेल द्वारा व्यक्त इतिहास की विवेचना करता है क्या, भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र का महत्व क्या है, तो इसमें पृथ्वी के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो यदि हमें इंसान की जानकारी या फिर हमें हमारे इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी है तो हम क्या पढ़ेंगे, शिलालेख वगैरह, पुस्तक वगैरह देखेंगे, साहित्य देखेंगे। लेकिन पृथ्वी का इतिहास जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी की खोज करनी पड़ेगी, उसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो भूगर्भ शास्त्र में पृथ्वी के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है। खनिज और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों की खोज से वाणिज्यिक महत्व में वृद्धि होती है। मतलब हमें बहुत सारे खनिज मिल जाएंगे, खोदने से उनकी खोज हो जाएगी और हमें उनके महत्व के बारे में पता चलेगा, जिससे कि हमें वाणिज्य मतलब अर्थ हम कमा सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो सकती है। भूगर्भ की घटनाएं जैसे कि भूकंप आदि के अध्ययन में महत्वपूर्ण होता है। तो हमें भूकंप की अध्ययन की जानकारी भी हमें किससे प्राप्त होती है, भूगर्भ शास्त्र से प्राप्त होती है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण में सहायक होती है कि हम पृथ्वी की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। भूगर्भ में उपस्थित जल स्रोतों की जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक होता है। तो पृथ्वी के ऊपर तो जल मिल जाएगा, लेकिन पृथ्वी के अंदर के जल स्रोत की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, भूगर्भ शास्त्र से मिलती है। जीवाश्म ईंधन की खोज और स्थिति बताने महत्वपूर्ण होता है कि जीवाश्म ईंधन कहाँ पर है। इसकी खोज करने में हम ऊपर से पता नहीं कर सकते, लेकिन हम खोदेंगे, उसकी संरचना के बारे में पता चलेगा पृथ्वी की, तभी हमें जीवाश्म ईंधन की जानकारी भी इससे प्राप्त हो जाएगी। सिविल इंजीनियरों के कार्य में निर्माण पूर्व आवश्यक भू जानकारी उपलब्ध कराने में भी सहायक होता है कि ऐसा ना हो कि ज़मीन दलदली है और हमने वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर भूकंप वाला क्षेत्र है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में निर्माण पूर्व आवश्यक भू जानकारी उपलब्ध कराने में भी सहायक होता है। खनन गतिविधियों से पूर्व खननकर्ताओं को आवश्यकता सूचना देने के लिए इससे सही खनन प्रक्रिया का चयन हो सके। तो हम उनको बता सकते हैं कि हमारी जो धरती है वहाँ पर भूस्खलन होगा या नहीं होगा, कौन सी विधि से हमें खनन करना चाहिए। तो इसके लिए हमें भूगर्भ शास्त्र की आवश्यकता होती है। नियोजन कार्यों में सहायक होता है, भूमिका निभाता है, जैसे कि शहर नियोजन में और नगर नियोजन में भी ये सहायता निभाता है। तो देखते हैं भूगर्भ शास्त्र के महत्व क्या क्या है। पहले पृथ्वी के इतिहास की जानकारी देता है, खनिज और उसके महत्व की जानकारी देता है। भूगर्भ की घटना जैसे भूकंप का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी की आयु निर्धारण में सहायक होता है। भूगर्भ में उपस्थित जल स्रोतों की जानकारी उपलब्ध कराता है। जीवाश्म ईंधन की खोज और उसकी स्थिति बताने में सहायक है। सिविल इंजीनियरों के कार्य में निर्माण पूर्व भू जानकारी उपलब्ध कराता है। खनन गतिविधियों से पूर्व खननकर्ताओं को आवश्यक सूचना देने में सहायक होता है, जिससे सही खनन प्रक्रिया अपनाई जा सके। नियोजन कार्यों में सहायक भूमिका निभाता है, जैसे कि शहरी नियोजन और नगर नियोजन में। अब आते हैं पृथ्वी की सतह है।
पृथ्वी पर भूपर पट्टी, उसके नीचे मेंटल, फिर उसके नीचे कोर होती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों को प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं होता क्योंकि यह एक बहुत बड़ा गोला है और इसमें भूगर्भ की पदार्थों की बनावट गहराई बढ़ने के साथ बदल जाती है। जो पृथ्वी है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत बड़ा गोला है और जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो उसकी जो बनावट है उसमें बदलाव आता जाता है। गहराई के साथ तापमान में भी तेजी से वृद्धि होती है जिसके कारण अधिक गहराई तक खनन या फिर भेदन कार्य संभव नहीं हो पाता। पृथ्वी के विशाल आकार और गहराई के साथ बढ़ते तापमान में भूगर्भ की प्रत्यक्ष जानकारी की सीमाएं निश्चित हो जाती है। तो भूगर्भ के बारे में यदि हमें जानना है तो हम उसके अंदर ही नहीं जा पाते क्योंकि वह विशाल आकार है, गहराई के साथ वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है, दबाव भी बढ़ जाता है जिससे कि उसकी सीमाएं अनिश्चित या निश्चित कर देती हैं कि भाई आप इतने तक नहीं जा सकते। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी स्रोत क्या है? तो अब हम पृथ्वी के बारे में हमें जानना है तो हम करेंगे क्या? तो पहले होते हैं अप्राकृतिक स्रोत और दूसरे होते हैं प्राकृतिक स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी स्रोत में अप्राकृतिक स्रोत में आता है घनत्व, ताप और दाब, ये अप्राकृतिक स्रोत हैं। और प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी, उल्कापिंड और भूकंपीय तरंगें, ये तीन आती हैं प्राकृतिक स्रोत में। तो अप्राकृतिक स्रोत देखते हैं। पहले आता है घनत्व, जहाँ पृथ्वी की ऊपरी सतह भूपर पट्टी का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, वहीं पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। भूपर पट्टी से गहराई में जाने पर जो पृथ्वी का घनत्व है वह बढ़ जाता है। करोड़ों का घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह प्रमाणित करता है कि गहराई बढ़ने के साथ ही पृथ्वी का घनत्व बढ़ता है। तो पृथ्वी का घनत्व क्या होता है? तो भूपर पट्टी पर 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, लेकिन हम उससे नीचे जाते हैं तो पृथ्वी का जो औसत है पूरे पृथ्वी का देखा जाए तो वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। लेकिन गहराई में और जाने पर करोड़ तक हम नीचे चले जाएंगे तो घन सेंटीमीटर में कितना अंतर आएगा? 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम यदि पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो घनत्व बढ़ जाता है। फिर आता है दबाव। पृथ्वी के आंतरिक भागों पर दबाव बढ़ता जाता है जिसका कारण बढ़ता घनत्व आंतरिक चट्टानों का उच्च घनत्व वाली धातु से निर्मित होता है। तो हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो क्या होता है? दबाव बढ़ जाता है। लेकिन दबाव बढ़ने के कारण कौन कौन से हैं? क्योंकि हम नीचे जाते हैं पृथ्वी के नीचे तो घनत्व बढ़ता है, पहला कारण। और दूसरा जो आंतरिक चट्टानें हैं उनका उच्च घनत्व का होना भी वहाँ पे दबाव बढ़ा देता है। फिर आता है तापक्रम। सामान्य रूप से 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, किंतु भीतरी सीमा में यह दर परिवर्तित हो जाती है और गहराई बढ़ने के साथ ताप वृद्धि की दर कम होती है। जैसे ही हम 32 मीटर तक अंदर जाते हैं पृथ्वी के तो कितना तापमान बनेगा? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, लेकिन और नीचे जाने पर या फिर और गहराई में जाने पर इसका तापमान अपरिवर्तित हो जाता है। कहीं कहीं भी बढ़ जाता है, कहीं कहीं इसके बढ़ने की दर कम हो जाती है। अब आते हैं प्राकृतिक स्रोत। पहले आता है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला मैग्मा अन्य पदार्थ पृथ्वी के भीतरी भाग में अपनी उपस्थिति को स्पष्ट कर देता है। जो हमारा ज्वालामुखी है वह पृथ्वी के अंदर जो इतने सारे पदार्थ हैं वो मैग्मा के द्वारा बाहर आ जाते हैं, तो पता चल जाता है पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं, तो उसकी उपस्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। फिर आता है उल्कापिंड। पृथ्वी पर गिरने वाले जो उल्कापिंड की आंतरिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी अनुमान लगाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उल्कापिंड पिंडों के निर्माण भी इसी प्रकार हुआ होगा जिस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। वायुमंडलीय घर्षण के पश्चात उसकी बाहरी संरचना नष्ट हो जाती है, अतः आंतरिक संरचना के रूप में वे पृथ्वी पर पहुंचते हैं जिसका अध्ययन किया जा सकता है। तो एक तो हो गया ज्वालामुखी, जिससे हम पता कर पाते हैं कि पृथ्वी कैसी दिखती होगी अंदर से, और दूसरे होते हैं उल्कापिंड। पृथ्वी पर जब उल्कापिंड गिरते हैं तो उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर हम अध्ययन करते हैं और यह मान लिया जाता है कि जैसे कि उल्कापिंड का निर्माण हुआ है उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण भी हुआ होगा। अब वायुमंडल में इतना सारा घर्षण होता है जिसके कारण उसकी बाहरी संरचना होती है वह नष्ट हो जाती है और हमें आंतरिक संरचना प्राप्त होती है जिसका अध्ययन हम कर सकते हैं। फिर आती है भूकंपीय तरंगें। भूकंपीय तरंगों की गति और प्रकृति भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भूकंपीय तरंगें पता चल जाती हैं कहाँ पे कौन सी जा रही है, कैसी है, तो इससे भी हमें अपनी पृथ्वी की आंतरिक
जानकारी प्राप्त हो जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स की शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 बृहद मंडलों में विभाजित किया गया। ये हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे हमारे पृथ्वी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी की संरचना की जानकारी 2 स्रोतों से मिलती है। पहला आता है अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें घनत्व, ताप और दाब आते हैं। दूसरा आता है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें ज्वालामुखी, उल्कापिंड और भूकंपित तरंगें आती हैं। अप्राकृतिक में सबसे पहले घनत्व आता है। तो हम जैसे ही पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो घनत्व बढ़ जाता है। ऊपरी परत पर 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, लेकिन करोड़ पर जाने पर 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि गहराई बढ़ेगी, घनत्व बढ़ जाएगा। दाब पृथ्वी के अंदर जाने पर दाब है बढ़ जाता है, क्योंकि घनत्व बढ़ता है और जो आंतरिक चट्टानें हैं उनमें धातुओं की उपस्थिति के कारण भी दबाव बढ़ जाता है। फिर आता है तापक्रम। 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, लेकिन अंदर और जाने पर तापमान परिवर्तित हो जाता है और यह कम भी हो जाता है कहीं कहीं। प्राकृतिक स्रोत क्या है? ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी के उद्गार से जो मैग्मा निकलता है उससे हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों में उपस्थित खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। उल्कापिंड, जो उल्कापिंड है ब्रह्मांड से, ये अंतरिक्ष से आते हैं और पृथ्वी पर गिरते हैं, तो हम उसकी संरचना को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि जैसे इस उल्कापिंड का निर्माण हुआ है उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण भी हुआ होगा। और जो पृथ्वी पर जब उल्कापिंड आता है तो घर्षण के कारण वायुमंडल में वह आंतरिक भाग में ही बसता है, पूरा बाहरी भाग नष्ट हो जाता है। तो हम इसका अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगा लेते हैं। फिर आती हैं भूकंपीय तरंगें। ये भी पृथ्वी की जो आंतरिक जानकारी प्रदान करने में सहायक होती हैं। अब आती हैं हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग किसने बांटे हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी ऑफ जियोफिजिक्स ने शोध के आधार पर पृथ्वी को 3 बृहद मंडलों में बांटा है। पहला आता है भूपरपट्टी, दूसरा आता है मेंटल और तीसरा आता है कोर। पहला है मेंटल, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। भूमंडल की ऊपरी परत औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है। तो औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर है। महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्र की मोटाई में विविधता पाई जाती है। इसके 2 उपभाग होते हैं। पहला होता है ऊपरी क्रस्ट और दूसरा होता है निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है और जो निचली क्रस्ट है उसका घनत्व 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ऊपरी और निचली क्रस्ट के मध्य का घनत्व संबंधित असंबद्धता पाई जाती है, जिसे कॉनरॉड असंबद्धता कहा जाता है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका यूरेनियम से हुआ है, इसलिए इसे सियाल परत भी कहा जाता है। भूपरपट्टी की संरचना में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण 5 तत्व में आता है सबसे पहले ऑक्सीजन, जो कि 46.60% पाया जाता है। सिलिकॉन, जो कि 27.72% पाया जाता है। एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 2.63% पाया जाता है। 3.63% पाया जाता है। इसकी जो मात्रा है वो वेरी करती है। तो पहला आता है भूपरपट्टी। इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं और याद करते हैं। सबसे ऊपर की है तो भूमि जैसी प्लेट दिखती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है भूपरपट्टी। भूमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी मोटाई कितनी है? तो 30 किलोमीटर तक पाई जाती है मोटाई। हम नीचे जाएंगे 30 किलोमीटर तक हमें ये मिल जाएगी। लेकिन महासागर भी हैं ऊपर पट्टी पर और महाद्वीप भी हैं, तो इन दोनों की जो मोटाई है उसमें कहीं कहीं कम ज़्यादा ये विविधता पाई जाती है। तो महाद्वीपीय और महासागरों में इसकी मोटाई विविधता पाई जाती है। इसके 2 उपभाग होते हैं, एक होता है ऊपरी क्रस्ट और दूसरा होता है निचला क्रस्ट। जो ऊपरी क्रस्ट है उसका घनत्व अलग होता है और नीचे वाली क्रस्ट होती है उसका घनत्व अलग होता है। तो ऊपरी वाली का घनत्व कम होता है क्योंकि ऊपर है, और नीचे आते हैं तो घनत्व बढ़ता है। तो ऊपर होती है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और निचली क्रस्ट का होता है 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट जहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर एक असंबद्धता बनाई जाती है, जिसे कहा जाता है कॉनरॉड असंबद्धता। क्यों? क्योंकि भैया ऊपरी क्रस्ट है, नीचे भी क्रस्ट है, कास्ट अलग अलग ही कोण बन रहा है, तो क्रस्ट
क्रस्ट का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, तो कॉनरॉड असंबद्धता पाई जाती है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः कैसे होता है, सियाल, मतलब सियाल कहा जाता है क्योंकि सिलिका और यूरेनियम से इसका निर्माण हुआ है। इसकी तत्व कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन जो कि 46 या 48% पाई जाती है, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3 या 2% पाया जाता है। अब आता है मेंटल। पृथ्वी की आंतरिक भागों की मध्य परत, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असंबद्धता को मोह असंबद्धता कहा जाता है। मेंटल का विस्तार मोह असंबद्धता से 2900 किलोमीटर तक मिलता है। इसका घनत्व 3.5 से 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका घनत्व जो इसका आयतन होता है पृथ्वी के कुल आयतन का 83% पाया जाता है और इसका द्रव्यमान कुल द्रव्यमान का 68% पाया जाता है। उपभाग कौन कौन से हैं, उपविभाग इसके भी दो पाए जाते हैं, एक पाई जाती है ऊपरी मेंटल और दूसरी पाई जाती है निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल मोह असंबद्धता से 700 किलोमीटर तक होती है और जो निचली मेंटल होती है वह 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। IUCN ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। पहली आती है मोह असंबद्धता से 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, यह 3 प्रकार में बांटा गया है। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा भी कहा जाता है। ऊपरी और निचली मेंटल के मध्य पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असंबद्धता रिपेटी असंबद्धता कहलाती है। चलिए हम देखते हैं इसको फिर से। पहली आती है जैसे हमने क्रस्ट को 2 भागों में बांटा था, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऐसे ही मेंटल को भी 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। लेकिन अब दोनों जहाँ पर जुड़ी होंगी वहाँ पर क्या है, मोह असंबद्धता है। तो भैया 2 मेंटल लोग मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, मुँह असंबद्धता पाई जाएगी 2 मेंटल नहीं, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ऊपरी क्रस्ट मतलब निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो पाई जाती है उसे कहा जाता है मोह असंबद्धता। इसकी किलोमीटर में लंबाई कितनी है, तो मेंटल का जो विस्तार होता है वो मोह असंबद्धता से 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसका घनत्व 3.5 से 5.5 घन प्रति सेंटीमीटर पाया जाता है। इसका आयतन कुल आयतन का 83% है और कुल द्रव्यमान का 68% है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में इसके विभाग किया गया है और इसकी लंबाई कितनी है, तो ऊपरी मेंटल मोह असंबद्धता से 700 किलोमीटर और निचली 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। लेकिन IUCN ने इसको 3 भागों में बांटा है। पहली आती है मोह असंबद्धता जो कि 200 किलोमीटर की होती है, 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। मेंटल का निर्माण कैसे होता है, सिलिका और मैग्नीशियम से होता है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। लेकिन ऊपरी मेंटल और जो निचली मेंटल होती है इन दोनों की असंबद्धता को कहा जाता है रिपेटी असंबद्धता। सबसे पहले आती है कौन सी, देखो 2 क्रस्ट के बीच में थी कॉनरॉड असंबद्धता, है ना, 2 कास्ट थी तो उनके बीच में कौन बन रहा था, तो 2 क्रस्ट के बीच में पाई जाती है मोह कॉनरॉड असंबद्धता। फिर आती है निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, तो एक क्रस्ट और दूसरी मेंटल। तो जब मुंह होगा तभी तो भैया, कास्ट से मुंह होगा तो मेंटल हो जाएंगे। तो क्रस्ट मेंटल के बीच पाई जाती है मोह असंबद्धता। फिर 2 मेंटल के बीच में आती है रिपेटी असंबद्धता। 2 मेंटल लोग होंगे तो क्या हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी। तो 2 मोह या फिर निचली और ऊपरी मेंटल के बीच में पाई जाती है रिपेटी असंबद्धता। अब आता है कोड या कोड। निचली मेंटल और ऊपरी कोड के मध्य व्याप्त घनत्व संबंधी असंबद्धता गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को कोड कहा जाता है। इसके भी 2 भाग होते हैं, एक होता है बाह्य कोड और दूसरा होता है आंतरिक कोड। बाह्य कोड 2900 किलोमीटर से 5100
50 किलोमीटर तक होता है और आंतरिक कोण 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक होता है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता को लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। इसका घनत्व 10 से 13.6 घन प्रति सेंटीमीटर होता है और यहाँ पदार्थ द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः निकेल और लोहा प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? निफे कहा जाता है। अब हम इसको देखेंगे फिर से। कोण है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी कोण और निचला कोण। तो जो ऊपरी कोण है और निचली मेंटल है, इन दोनों के बीच में पाई जाती है गुटिनवर्ग। मेंटल और कोण क्या करेंगे? मेंटल ने क्या बना लिया? एक गुट में कोण बना लिया। मेंटल कोण के बीच में पाया जाता है गुटिनवर्ग। फिर आती है दो मेंटल के बीच में क्या पाई जाएगी? लेहमैन। दो मेंटल है, दो कोण के बीच में पाई जाती है। तो कोण डबल कोडिंग करते हैं ना लोहे पर, तो लेहमैन पाई जाती है दो कोण या फिर आंतरिक कोण और बाह्य कोण के मध्य पाई जाती है लेहमैन असंबद्धता। गुटेनबर्ग असभ्यता से 6371 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर कोण कहा जाता है उस भाग को। ये भी दो भाग में होती है, एक होती है बाहरी कोण और दूसरा होता है आंतरिक कोण। बाह्य कोण क्या होता है? 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक और आंतरिक कोण होता है 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। इसका घनत्व कितना होता है? 10 से 13.6 घन प्रति सेंटीमीटर और यह पदार्थ द्रव्य अवस्था में होता है और यहाँ पर दो धातुएं पाई जाती हैं, निकेल और लोहा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? निफे कहा जाता है। ये दी है हमारी भूपर पट्टी की संरचना। बाहरी आती है भूपर पट्टी, दूसरा आता है मेंटल, तीसरा आती है कोण। फिर आता है हमारा स्थल मंडल। जैव मंडल में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल शामिल होते हैं। जो जैव मंडल है पूरा, इसमें क्या आते हैं? 3 मंडल आते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अतः स्थल मंडल जैव मंडल का ही एक प्रमुख भाग होता है। सेलों से निर्मित पृथ्वी का भूभाग स्थल मंडल कहलाता है। इसमें भूपर पट्टी या क्रस्ट या ऊपरी मेंटल को संयुक्त रूप से शामिल किया जाता है। जो ऊपरी परत होती है सेल से निर्मित पट्टी का जो भूभाग होता है उसको स्थल मंडल कहा जाता है। इसमें भूपर पट्टी, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को संयुक्त रूप से शामिल किया जाता है। स्थल मंडल के दो भाग होते हैं, पहला आता है महासागरीय स्थल मंडल और दूसरा आता है महाद्वीपीय स्थल मंडल। तो स्थल में कहाँ पर है? पहले ऊपरी परत आ गई ना हमारी, क्रस्ट और क्या था? ऊपरी मेंटल था। तो उसमें क्या आते हैं? महासागर आते हैं और महाद्वीप आते हैं। तो दोनों महासागरीय स्थल मंडल और महाद्वीपीय स्थल मंडल। महासागरीय स्थल मंडल में क्या है, क्या होता है? तो यह महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होता है। इसका घनत्व महाद्वीपीय स्थल मंडल से अधिक होता है। तो जो हमारा महासागरीय स्थल मंडल है वह महासागरीय क्रस्ट से बना होता है और इसका घनत्व महाद्वीपीय स्थल मंडलों से अधिक होता है। इसकी मोटाई समय के साथ बढ़ गई है और बढ़ जाती है। स्थेनोस्फेयर के ठंडे होने से इसकी मोटाई बढ़ती जाती है। जो स्थेनोस्फेयर है यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, इनके ठंडे होने से जो हमारा महासागरीय स्थल मंडल है उसकी मोटाई बढ़ती जाती है और यह धीरे धीरे से इसकी मोटाई बढ़ती जा रही है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका घनत्व महासागरीय स्थल मंडलों से अधिक है और यह महासागरीय क्रस्ट से बनी हुई है। फिर आती है महाद्वीपीय स्थल मंडल। यह महाद्वीपीय क्रस्ट से बनी होती हैं। इनकी मोटाई 40 किलोमीटर से 280 किलोमीटर तक पाई जाती है। स्थल मंडल पर अनेक स्थलाकृतियां हैं, जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान इत्यादि पाए जाते हैं। किसमें? महाद्वीपीय स्थल मंडल में। पृथ्वी दो भाग होते हैं महत्वपूर्ण, एक होता है महासागर और दूसरा होता है महाद्वीप। इससे निर्मित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। मुख्यतः जो हमारी पूरी पृथ्वी है कैसे बनी है, जैसे महासागर कैसे बने, महाद्वीप बने हैं, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो मुख्यतः दो सिद्धांत आते हैं। पहला आता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, दूसरा आता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके बाद हम देखेंगे बाद में, पहले हम इतना पढ़ लेते हैं फिर से। देखो स्थल मंडल
किससे बना होता है? तो जैव मंडल, इस जो हमारा पूरा जैव मंडल है वह 3 मंडल से बना होता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल में मुख्यतः 2 परतें आती हैं, पहली भूपर पट्टी आती है और ऊपरी मेंटल आती है। इससे सेल से निर्मित पूरी पृथ्वी को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल के भाग होते हैं 2, एक होता है महासागरीय स्थल मंडल और दूसरा होता है महाद्वीपीय स्थल मंडल। महासागरीय स्थल मंडल कैसे बना होता है? महासागरीय क्रस्ट से बना होता है। इसका घनत्व महासागरीय स्थल मंडल से अधिक होता है। इसकी मोटाई समय के साथ बढ़ती जा रही है। स्थैनोस्फीयर के ठंडे होने से इसकी मोटाई बढ़ रही है। फिर आता है महाद्वीपीय स्थल मंडल। इसका निर्माण महाद्वीपीय क्रस्ट से हुआ है। मोटाई 40 किलोमीटर से 280 किलोमीटर तक है। इसमें अनेक स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। पृथ्वी के 2 मुख्यतः भाग होते हैं, एक होता है महासागर, दूसरा होता है महाद्वीप। इससे बनने संबंधित अनेक सिद्धांत दिए गए हैं। उसके 2 सिद्धांत मुख्यतः कौन से हैं? एक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब आता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यह सिद्धांत प्रसिद्ध जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 में प्रस्तुत किया गया था। वेगनर ने अपने सिद्धांत में बताया था कि महाद्वीपों को मिलाकर भौगोलिक एकरूपता दी जा सकती है। इन्होंने इसे भौगोलिक समरूपता कहा था। कार्बोनिफेरस युग में सभी भूखंड मिले हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। इसी के चारों ओर पेंथालासा नामक महासागर था। अंतिम जुरासिक युग में पेंजिया का विभाजन शुरू हो गया और यह 2 भागों में टूट गया, जिसमें से एक भाग बना अंकारा लैंड और दूसरा बना गोंडवाना लैंड। दोनों स्थल मंडलों के मध्य टेथिस सागर का निर्माण हुआ। अंतिम क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड के विभाजन के परिणाम स्वरूप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड अलग होकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बना। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापन होने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ और इसी विस्थापन के कारण उत्तर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी ओर से रॉकी और एंटीज पर्वत का निर्माण हुआ। वेगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने का कारण गुरुत्व बल, प्लवनशीलता और ज्वारीय बल था। देखिए हम फिर से देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है। जल्दी हो गया, याद नहीं हो, लेकिन हम उसको याद करेंगे। पहले आते हैं किसने दिया था, तो बहुत मनी थी जिनके पास, जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था 1912 में। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, जो कि जर्मन के थे। 1912 में दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जो हमारा पूरी भूमि है, महाद्वीप है, उनको मिलाकर हम क्या कर सकते हैं? एक रूपता की जा सकती है। इसे ही भौगोलिक समरूपता कहा जाता है। कार्बोनिफेरस युग में पूरा भूमंडल एक था और जिसे कहा जाता था पेंजिया, और इसके चारों ओर एक सागर पाया जाता था जिसे कहा जाता था पेंथालासा। लेकिन जुरासिक युग में इतने सारे डायनासोर थे, वो कूदे होंगे तो टूट गया, 2 भागों में टूटा। पहले बना अंगारा लैंड और दूसरा बना गोंडवाना लैंड। इस 2 खंडों में के बीच एक सागर बना जिसका नाम था टेथिस सागर। फिर जो हमारा गोंडवाना लैंड था उससे नीचे की सारी महाद्वीप बने, जैसे कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। और जो अंगारा लैंड था उससे ऊपर के महाद्वीप बने, जैसे कि उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। इन सबके विस्थापन के कारण ही प्रायद्वीपीय भारत के विस्थापन के कारण यह उत्तर में गया और हिंद महासागर का निर्माण हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापन होने के कारण बीच में अटलांटिक महासागर बन गया। इसी विस्थापन के कारण दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी और एंडीज पर्वत बन गए। वेगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने के मुख्यतः कितने कारण थे? 3 कारण थे। पहला गुरुत्व बल, दूसरा प्रबलनशीलता और तीसरा था ज्वारीय बल। महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण क्या क्या हैं? भौगोलिक समरूपता जिंगसा फिट दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट के समान है।
तो हमें कैसे प्रमाण मिलते हैं महासागरीय विस्थापन के, क्योंकि जो दक्षिण अमेरिका है उसका पूर्वी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट के समान है, जो कि है भौगोलिक समरूपता के कारण। एक ही प्रकार के खनिजों का भिन्न भिन्न महाद्वीप में पाए जाना, जो एक ही प्रकार के खनिज हैं वह अलग अलग महाद्वीप पे पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कभी वो एक जगह पर स्थित होंगे। भूगर्भीय समानताएं, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका की भूगर्भीय समानताओं के आधार पर है, तो जो हमारा दक्षिण अमेरिका है वह अफ्रीका की भौगोलिक समानताओं के आधार पर हम इससे ज्ञात कर सकते हैं कि एक ही भाग होंगे। छोटा नागपुर के पठार में हिमूर का पाया जाना, पराचुंबकत्व के प्रमाण, चुंबक से प्रभावित होने वाले खनिज पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की सीध में आते हैं। समुद्री आधार, इसमें स्थल का विस्तार, अटलांटिक महासागर की ओर का बढ़ना, मतलब विस्तार की आकार का बढ़ना। तो कौन कौन से प्रमाण है महाद्वीपीय विस्थापन के? पहला आता है भौगोलिक समरूपता, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट के समान है, तो भूगर्भिक समरूपता है। एक ही प्रकार के खनिज अलग अलग महाद्वीप पे पाए जाते हैं। भूगर्भीय समानताएं, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका की जो भूगर्भीय समानताएं हैं वह समान है। छोटा नागपुर के पठार में क्या है? हिमूर पाए जाते हैं। पराचुंबकीय का प्रमाण, तो चुंबकीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो चुंबकीय धातु हैं उनकी सीध में पाया जाना। और समुद्री आधार में क्या है? स्थल का विस्तार हो रहा है, जिससे कि अटलांटिक महासागर उसके आकार भी बढ़ रहा है। ये देखिए, पहला था हमारा कार्बोनिफेरस युग में पूरा पृथ्वी एक था। उसके आजू बाजू क्या था? टेसिस सागर था, ये पेंथालासा था, पेंजिया। देखिए, ये था हमारा पूरा पेंजिया और ये था क्या? पेंथालासा। फिर बाद में ये टूट गया और ये अभी ऐसा बन गया। ये देखिए विस्तार हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहे हैं, विस्तार हो रहा है। अब आता है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, अर्थ और व्याख्या। स्थलमंडल की दृढ़ और कठोर पिंडों को प्लेट कहा जाता है। स्थलमंडल के अंतर्गत भूपर्पट्टी और उसके नीचे स्थित मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित होता है। इन प्लेटों के नीचे दुर्बलता मंडल, जिसको स्थेनोस्फीयर कहा जाता है। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर आंकी जाती है। सभी भूगर्भिक गतिविधियां इन प्लेटों में के पार्श्व या मार्जिन पर होती हैं। भूगर्भिक क्रियाओं को विवर्तनिकी कहा जाता है। अतः प्लेटों के ऊर्ध्व प्रकृति और गति के संपूर्ण प्रक्रिया और उसके परिणाम प्लेट विवर्तनिकी कहलाते हैं। प्लेटों के प्रकार कौन कौन से हैं? इन प्लेटों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले आता है महाद्वीपीय प्लेटें और दूसरा आता है महासागरीय प्लेटें। पहले हम देख लेते हैं क्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है क्या। तो इसका अर्थ क्या होता है? जो हमारा पूरा स्थल मंडल है वह एक दृढ़ और कठोर पिंडों की प्लेट होती है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। स्थल मंडल के अंतर्गत भूपर्पट्टी और जो उसके नीचे स्थित मेंटल है उसका ऊपरी भाग आता है। इसके नीचे एक दुर्बलता मंडल पाया जाता है जिसे स्थेनोस्फीयर कहा जाता है। प्लेटों की मोटाई 100 किलोमीटर तक आंकी जाती है। सभी भूगर्भिक गतिविधियों के द्वारा इन प्लेटों में पार्श्व या मार्जिन पर होती हैं। भूगर्भिक क्रियाओं को विवर्तनिकी कहा जाता है। जो भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं इनको क्या कहा जाता है? विवर्तनिकी कहा जाता है। और प्लेट क्या हो गई? स्थलमंडल। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अतः प्लेटों के उद्भव, प्रकृति और गति की संपूर्ण क्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। प्लेटों के प्रकार क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक होता है महाद्वीपीय प्लेटें और दूसरा होता है महासागरीय प्लेटें। महाद्वीपीय प्लेटें जिन प्लेटों में संपूर्ण तथा आंशिक भाग स्थलीय होता है, इसे कहा जाता है महाद्वीपीय प्लेट। और महासागरीय प्लेटें जिन प्लेटों में पूर्ण रूपेण या अधिकांश भाग महासागरीय तली का सम्मिलित होता है, उन्हें कहा जाता है महासागरीय प्लेटें। प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी हैं? तो ग्लोब स्तर पर 6 प्लेटें पाई जाती हैं, लेकिन कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अमेरिकी प्लेटों को 2 भागों में बांटा है, इसलिए इनकी संख्या 7 हो जाती है। लेकिन हैं कितनी? मुख्यतः 6 हैं, लेकिन कुछ लोग अमेरिका को 2 अलग अलग प्लेटें मानते हैं, इसलिए उनकी संख्या हो जाती है 7। पहले आती है अमेरिकन प्लेट। इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की
महाद्वीपीय प्लेटें शामिल होती हैं। यह प्लेटें पश्चिम की ओर गतिमान हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर कोई विवर्तनिक की हलचल नहीं होती। मतलब जो भूगर्भिक हलचल है वह पूर्वी किनारे पर नहीं होती, जबकि पश्चिमी किनारे पर बहुत सारी ज्वालामुखी भूकंप वगैरह आते हैं पश्चिमी पर, पूर्वी पर नहीं आते। तो अमेरिकी प्लेट में क्या आती है, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका की प्लेटें आती हैं, और ये कहाँ पर हैं, पश्चिम की ओर गतिमान है, जिसके परिणाम स्वरूप जो पूर्वी तट है अमेरिका का वह शांत रहता है, यहाँ पर कोई भी विवर्तनिक की हलचल नहीं होती। फिर आती है प्रशांत प्लेट। प्रशांत महासागर में फैली एकमात्र ऐसी प्लेट जो कि पूर्ण रूप से महासागरीय प्लेटों से निर्मित है। इसे क्या कहा जाता है, प्रशांत प्लेट कहा जाता है, जो कि कैसे है, पूर्ण रूपेण महासागरीय प्लेटों से निर्मित है। अफ्रीकी प्लेट, यह प्लेट पूर्व में भारतीय, दक्षिण में अटलांटिका और पश्चिम में अटलांटिक कटक और उत्तर में यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित है। अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीका कहाँ पर है, तो पूर्व में हिंद महासागर या फिर भारतीय प्लेट पश्चिम में, मध्य अटलांटिक कटक, उत्तर में यूरेशियन प्लेट और दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट के मध्य पाई जाती है अफ्रीकी प्लेट। फिर आती है यूरेशियन प्लेट। यह एकमात्र ऐसी प्लेट है जो कि अधिकांशतः महाद्वीपीय पट्टी से निर्मित होती है, जो कि बहुत सारी महाद्वीपीय प्लेटें हैं, पट्टियां हैं, उनसे निर्मित हुई है यह प्लेट पूर्व में द्वीपीय चापों, दक्षिण में अल्पास हिमालय पर्वत क्रम और पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक तक विस्तृत है। तो कहाँ पर है ये जो यूरेशियन प्लेट है, वह अधिकांश महाद्वीपीय प्लेटों से निर्मित है। यह प्लेट पूर्व में द्वीपीय चापों से, दक्षिण में अल्पास हिमालय पर्वत क्रम से और पश्चिम में अटलांटिक प्लेट पर विस्तृत है। भारतीय प्लेट, इसके अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया की स्थलीय प्लेटें और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित महासागरीय प्लेट सम्मिलित की जाती हैं। तो जो भारतीय प्लेट है इसमें क्या था, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप आता है, ऑस्ट्रेलिया की स्थलीय प्लेटें आती हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिमी महासागरीय प्लेटें इसमें शामिल होती हैं। अंटार्कटिका प्लेट, इसका विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर मध्य महासागरीय कटकों तक होता है। इसका विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर मध्य महासागरीय कटकों तक होता है। कितनी प्लेटें हैं, मुख्यतः 6 प्लेटें हैं। फिर से देखते हैं, पहला आती है हमारी अमेरिकन प्लेट है, इसका पश्चिम तक विस्तार है, इसमें उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आते हैं। इसका पश्चिमी साइड विस्तार होने के कारण इसका जो पूर्वी क्षेत्र होता है वह विवर्तनिक की हलचल से मुक्त रहता है। फिर आते हैं प्रशांत प्लेट, यह एकमात्र ऐसी प्लेट है जो कि महासागरीय पट्टियों में निर्मित है। फिर आती है अफ्रीकी प्लेट, इसके पूर्व में भारतीय प्लेट, दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट, पश्चिम में अटलांटिक कटक और उत्तर में यूरेशियन प्लेट पाई जाती है। यूरेशियन प्लेट क्या है, एकमात्र ऐसी प्लेट जो कि अधिकांशतः महाद्वीपीय प्लेटों से निर्मित है। यह प्लेट पूर्व में द्वीपीय चापों से, दक्षिण में अल्पास हिमालय पर्वत से, पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक तक विस्तृत होती है। भारतीय प्लेट, इसके अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया की स्थलीय प्लेटें, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के दक्षिणी पश्चिमी महासागरीय प्लेट शामिल होती हैं। अंटार्कटिका प्लेट, इसका विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर मध्य महासागरीय कटकों तक होता है। ये है प्लेटों के किनारे ही भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं के किनारों के सहारे भूकंपीय, ज्वालामुखी, विवर्तनिक की घटनाएं घटित होती हैं। सामान्य रूप से प्लेटों के किनारों को 3 प्रकारों से विभक्त किया जाता है। तो प्लेटों के किनारे में क्या होती हैं, भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं और भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन किनारों के सहारे ही भूकंपीय, ज्वालामुखी और विवर्तनिक की घटनाएं घटित होती हैं। यह मुख्यतः 3 रूपों में विभक्त होती हैं। पहला
अपसारी एवं रचनात्मक घटनाएं, दूसरी अभिसारी या विनाशनात्मक घटनाएं और तीसरी होती हैं संरक्षी किनारे। पहली आती हैं अपसारी संरचनात्मक किनारे। ऐसे किनारे जहां से दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं। इनके दूर हटते रहने से जो रिक्त स्थान बनता है उनमें से मैग्मा बाहर निकलकर लावा के रूप में जमा हो जाता है और स्पष्ट रूप से ऐसे किनारे पर ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं। लावा जमा होते रहने से वहाँ क्षेत्रीय विस्तार होता है, इसलिए ऐसे किनारों को रचनात्मक किनारा या फिर संवर्धनकारी किनारा भी कहा जाता है। तो पहला कौन सा था? अपसारी या रचनात्मक किनारे। मतलब अपसारी मतलब वो फैल रहे हैं, तो दो प्लेटें रहती हैं, वह एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं, तो वहाँ पर कुछ स्थान रिक्त हो जाता है। जैसे स्थान रिक्त होगा तो अंदर का जो पिघला हुआ लावा था, मैग्मा था, वह बाहर निकल आएगा और जमने लगेगा, और जिससे ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं। लावा जमा होते रहने से वहाँ पर क्षेत्रीय विस्तार हो जाता है, इसलिए ऐसे किनारों को रचनात्मक किनारा या फिर संवर्धनकारी किनारा भी कहा जाता है। फिर आता है अभिसारी विनाशात्मक किनारा। ऐसा किनारा जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करने के कारण इनका अभिसरण हो जाता है। इस घटना एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। इनमें से एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे की ओर अवतलन हो जाता है। अवतलित प्लेट के अग्रभाग मेंटल में प्रवेश कर वहाँ की ऊष्मा के कारण पिघल जाता है, अतः ऐसे विनाशकारी किनारा कहा जाता है। इसी क्षेत्र से पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलकर द्वीपीय चापों और ज्वालामुखी श्रृंखलाओं के रूप में धारण कर लेता है। तो जो हमारा अभिसारी किनारा या फिर विनाशात्मक किनारा वो क्या था? दो प्लेटें क्या होती हैं? एक दूसरे की ओर गति करती हैं, तो इसमें एक प्लेट ऊपर आ जाती है और एक नीचे चली जाती है। जो नीचे वाली प्लेट थी वह मैग्मा में प्रवेश करती है और वहाँ पर उसकी ऊष्मा के कारण वह पिघल जाती है, जिससे उसका विनाश हो जाता है, इसलिए इसे विनाशकारी किनारा कहा जाता है। इस क्षेत्र में पिघला हुआ द्रव पदार्थ होता है, वह निकलकर द्वीपीय चापों या फिर ज्वालामुखी श्रृंखलाओं के रूप में धारण कर लेता है। संरक्षी किनारा, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर भिन्न दिशा में विस्थापित होती हैं तथा इनके बीच कोई अंतःक्रिया नहीं होती, अतः इन्हें संरक्षी किनारा कहा जाता है। इन प्लेटों के पार्श्व पर हलचल का कारण मेंटल की संवाहनी धाराओं से बल प्राप्त करना होता है। संरक्षी किनारा क्या होती हैं? दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के समानांतर भिन्न दिशा में स्थापित हो रही हैं, एक दूसरे टकराएंगी नहीं तो दोनों में अंतःक्रिया नहीं होंगी, इसलिए इसे संरक्षित किनारा कहा जाता है। यह प्लेटों के पार्श्व पर हलचल का कारण मेंटल की संवाहनीय धाराओं पर या धाराओं से बल प्राप्त करना होता है। देखिए ये वाली हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? अभिसरण कहा जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं और यहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है। अभिसरण, इसमें क्या हो जाएगा? अपसरण था, है ना, दूसरी जा रही हैं, फैल रही हैं, और यहाँ पे अभिसरण हो जाएगा, दोनों पास में आ रही हैं, जिसलिए कि एक मेंटल नीचे चली जाएगी और वो पिघल जाएगी। संरक्षण नहीं दिख रही। और यहाँ से ये मैग्मा बाहर निकल रहा है। प्लेट विवर्तनिकी के प्रभाव क्या हैं? महासागरीय तलिका विसरण, महाद्वीपीय विस्थापन और अन्य भी प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहले आता है महासागरीय तलिका विस्तारण। इसके तहत महासागरीय कटक से लावा ऊपर आकर जम जाता है और नई सेल की उत्पत्ति होती जाती है, जिससे महासागरीय तालिका विस्तारण होता है। महाद्वीपीय विस्थापन, आज से लगभग 70 करोड़ वर्ष पूर्व एक विशाल भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। भूगर्भ से आने वाली तापीय संवहन धाराओं के कारण इनमें घर्षण या फिर विस्थापन हुआ, जिससे इनके निरंतर विस्थापन से महाद्वीपीय महासागरों की वर्तमान स्थिति निर्मित हुई। विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन। फिर आते हैं अन्य प्रभाव क्या हैं? पर्वतों का निर्माण हुआ है, भूकंप की घटनाएं, ज्वालामुखी, द्वीपीय चापों का निर्माण किसके कारण होता है? ये सब महाद्वीपीय विस्थापन के कारण हुआ है। महाद्वीपीय विस्थापन के कौन कौन से थे? एक सागर तली का विस्थापन हो रहा है, जिससे कि महासागरीय कटक से लावा ऊपर आकर जम जाता है और नई सेल की
उत्पत्ति होती है, जिससे महासागरीय तली का विस्तारण होता है। फिर आता है महाद्वीपीय विस्तारण। इसमें 70 करोड़ वर्ष पूर्व एक विशाल भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। भूभाग या भूगर्भ से आने वाली जो तापीय संवहन धाराओं के कारण इसमें भ्रषण और विस्थापन हुआ, जिससे निरंतर विस्थापन से महाद्वीपीय महासागरों की वर्तमान स्थिति निर्मित हुई। इसके प्रभाव क्या क्या हैं? पर्वतों का निर्माण, भूकंप की घटनाएं, ज्वालामुखी और द्वीपीय चाप का निर्माण। ये है पेंजिया की गतिशील परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले पूरा एक ही था जिसे कहा जाता था पेंजिया, और आजू बाजू था पेंथालासा। अब वो टूटा तो क्या बन गया? एक बन गया अंकारा लैंड और दूसरा बन गया गोंडवाना लैंड। यह भी और टूटा तो इस साइड ये पूर्वी साइड गए और ये वाला पश्चिमी साइड, जैसे कि अमेरिका वगैरह। गोंडवाना था, इससे ऑस्ट्रेलिया बने, प्रायद्वीप भारत बना, अफ्रीका बना और दक्षिण अमेरिका बना। फिर ये वर्तमान ऐसी स्थिति आ गई। स्थलमंडल के अंतर्गत भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं, ज्वालामुखी, अपक्षय, अपरदन, महाद्वीप में स्थित विभिन्न प्रकार के उच्चावचों का अध्ययन किया जाता है। तो स्थलमंडल के अंतर्गत जितने भूकंप हैं, सुनामी जैसी घटनाएं हैं, ज्वालामुखी हैं, अपक्षय है, अपरदन है, महाद्वीप पर स्थित विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। पहले आता है भूकंप। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर होने वाले आकाश में कंपन, जो कि भूगर्भ में चट्टानों के लचीलापन या समस्थिति के कारण होते हैं, समायोजन का परिणाम होती है भूकंप। तो भूकंप क्या होते हैं? स्थलमंडल में प्लेटों की गति से पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर फैल जाता है, इसे ही भूकंप कहा जाता है। आकाश में कंपन, जो कि भूगर्भ में चट्टानों के लचीलापन और समस्थिति के कारण होता है, समायोजन के परिणाम स्वरूप। फिर आती है सुनामी। यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आती लहरें, जिसमें द्रव की गति संपूर्ण गहराई तक होती है। महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में यह सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं। यह समुद्री भूकंप का परिणाम होती है सुनामी। सुनामी शब्द कहाँ से आया है? जापानी से शब्द से आया है और जिसका अर्थ होता है तट पर आती लहरें। इसमें जो जल की गति होती है वह संपूर्ण गहराई तक होती है। महासागरीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र से यह सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। यह समुद्री भूकंप का परिणाम होती है। फिर आती है ज्वालामुखी। यह छिद्र जिससे होकर लावा, राख, गैस, जल बाष्प का उद्गार होता है, उन्हें ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ज्वालामुखी क्या है? एक छेद है जिससे कि लावा, राख, गैस, जल बाष्प बाहर निकलती है। इसे ही सेफ्टी बल्ब ऑफ अर्थ कहा जाता है ज्वालामुखी को। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच, वैसे ऊंचा क्षेत्र जिनका ढाल तीव्र और शिखर संकुचित होता है, उन्हें पर्वत कहा जाता है। तो पर्वत क्या है? द्वितीय प्रकार के उच्चावच हैं जो कि जिनका ढाल तीव्र और शिखर संकुचित होता है। पहाड़ी पर्वत का लघु रूप, जिनकी निकटतम क्षेत्र से ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, उन्हें पठार या पहाड़ी कहा जाता है। तो पहाड़ी क्या होती है? जिनकी ऊंचाई पर्वत से तो कम होती है लेकिन जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं उनसे ऊंचे होते हैं और इनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है। भूसन्नति भूसन्नति लंबे, सकरे और उथले जलीय भाग होते हैं जिनमें तलछटी निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव भी होता है। कोवर ने इन्हें पर्वतों का पालना भी कहा है। जो भूसन्नति है, किसने कहा है इनको? पर्वतों का पालना कोवर के द्वारा कहा गया है। भूसन्नति लंबे, सकरे और उथले जलीय भाग होते हैं। लंबे हैं, सकरे हैं और उथले हैं। इनमें तलछटी निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव भी होता है। पठार पृथ्वी के भूतल पर द्वितीय क्रम के उच्चावच, आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा क्षेत्र होता है। इनका शिखर चपटा और सपाट होता है, जिन्हें पठार कहा जाता है, जैसे कि हमारे मालवा का पठार।
तो पठार क्या है? पृथ्वी के भूतल के द्वितीय क्रम के उच्चावच, आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचाई होती है। शिखर चपटा और सपाट होता है। मैदान धरातल पर द्वितीय क्रम के सबसे सरल उच्चावच और अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग वाला क्षेत्र मैदान कहलाता है। तो मैदान क्या होता है? सपाट होता है, धरातल पर द्वितीय क्रम का सरल उच्चावच अपेक्षाकृत समतल होता है और निम्न भूभाग वाला क्षेत्र है, जैसे कि हमारा गंगा यमुना का मैदान। द्वीप स्थल मंडल या स्थल खंड के ऐसे भाग जिनके चारों तरफ जल का विस्तार होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। एक छोटे छोटे से भूखंड, स्थल खंड जिनके चारों तरफ जल है तो वह द्वीप होते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, ऐसे द्वीप। और महाद्वीप क्या होते हैं? तो ऐसा द्वीप का बड़ा भाग जिनके चारों तरफ पानी पाया जाता है उन्हें महाद्वीप कहा जाता है। नदियाँ किसी भी ढाल पर एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल राशि नदी कहलाती है। तो किसी भी ढाल एक निश्चित मार्ग पर प्रवाहित होने वाली जल राशि को नदी कहा जाता है। झील क्या होती है? पृथ्वी के धरातल पर स्थिर जलीय भाग को झील कहा जाता है। तो स्थल जो पृथ्वी है उसके धरातल पर स्थित जलीय भाग को क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। अब आता है हमारा जलमंडल। पृथ्वी पर उपलब्ध जल को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहा जाता है। मतलब हमारी पूरी पृथ्वी पर जितना भी जल है उसको सबको मिला के कहा जाता है जलमंडल। इसमें नदियाँ, झीलें, कुएं, झरना, समुद्र और महासागर में तरल रूप में पाया जाता है। जल ठोस रूप में बर्फ के रूप में पाया जाता है और गैस के रूप में जल वाष्प वायुमंडल का अंग होता है और यह जलमंडल का ही भाग है। इसे जलमंडल में महासागरीय सबसे बड़ा जलखंड होता है। तो जलमंडल क्या है? पूरे पृथ्वी पर जितना भी जल है उसको जलमंडल कहा जाता है। इसमें सारी नदियाँ, झीलें, कुएं, झरने, समुद्र और महासागर आते हैं। यदि वह ठोस अवस्था में है तो बर्फ में होगा और यदि वाष्प में है तो वह वायुमंडल में उपस्थित होगा। और सबसे बड़ा जलमंडल कौन सा है? महासागर है। पृथ्वी तल का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। महासागर एक विशाल लगातार जलखंड है जो पृथ्वी के सभी भूखंडों को चारों ओर से घेरे हुए है। तो जल क्या है? 70% भाग पर फैला है। पृथ्वी के एक विशाल लगातार जलखंड है जो कि सभी भूखंडों को चारों ओर से घेरे हुए हैं। दक्षिणी गोलार्ध के 4/5 तथा उत्तरी गोलार्ध के 3/5 भाग पर समुद्री जल पाया जाता है। इसमें विश्व के समूचे जल का 97.2% जल महासागरों में पाया जाता है। विश्व के 4 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अन्य सभी समुद्र और अंतःस्थलीय समुद्र इन चारों प्रमुख महाद्वीपों के ही अंग हैं। तो पृथ्वी पर क्या है? देखो, यदि हम पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध का 4/5 भाग, उत्तरी गोलार्ध का 3/5 भाग समुद्री जल है, जिसमें विश्व के समूचे जल का 97.2% जल महासागरों में पाया जाता है। विश्व में 4 प्रमुख महासागर पाए जाते हैं: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अन्य सभी समुद्र और अंतःस्थलीय समुद्र इन चारों प्रमुख महासागरों के ही अंग हैं। महासागरीय बेसिन के उच्चावच। महासागरीय जल के नीचे पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, खाइयाँ और गड्ढे हैं। महासागर के अर्ध स्थल पर पाई जाने वाली ये आकृतियाँ अंतः समुद्री उच्चावच कहलाते हैं। तो अंतः समुद्री उच्चावच क्या होते हैं? तो जल के नीचे जो पठार, पर्वत, पहाड़ियाँ, खाइयाँ और गड्ढे पाए जाते हैं, इनके अर्ध स्थल पर पाई जाने वाली जितनी भी आकृतियाँ होती हैं महासागर में, उनको कहा जाता है समुद्री उच्चावच। महासागरों के बेसिनों को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जाता है। पहले आते हैं महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, वितल मैदान और महासागरीय गंभीर। क्या होते हैं? तो महासागरों को 4 प्रमुख भागों में बांटा जाता है उनकी मोटाई के आधार पर। पहले आता है महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, वितल मैदान, महासागरीय गंभीर। महाद्वीपीय निमग्न तट। महाद्वीपीय निमग्न तट महाद्वीपों का वह जलमग्न भाग होता है जो तट रेखा से समुद्र की ओर धीरे धीरे नीचे होता चला जाता है। यह ढाल 1 से 3 डिग्री
तक का होता है इसकी ढाल। गहराई 150 से 200 मीटर होती है। विश्व भर में प्राप्त लगभग अधिकतर खनिज तेल, प्राकृतिक गैसें इन्हीं महाद्वीपीय निमग्न तटों से प्राप्त होती हैं। प्रवाल भित्ति भी महाद्वीपीय निमग्न तट पर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। महाद्वीपीय निमग्न तट क्या होते हैं? महाद्वीपीय निमग्न तट महाद्वीपों का वह जलमग्न भाग होता है जो तट रेखा से समुद्र की ओर जाने पर धीरे धीरे कम होता जाता है। इसकी ढाल 1 से 3 डिग्री होती है। 150 से 200 मीटर तक गहराई होती है और जितने भी खनिज तेल हो गए, प्राकृतिक गैसें हो गई, वह इन्हीं तटों से प्राप्त होती हैं। और प्रवाल भित्ति भी महाद्वीपीय निमग्न तट पर ही पाई जाती हैं। अब आते हैं महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय सीमांत का वह ढलवा भाग महाद्वीपीय निमग्न तट से सागर की ओर वितल मैदान तक विस्तृत है। इसकी ढाल 2 से 5 डिग्री होती है। गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है। तीव्र ढाल और तट से दूरी के बढ़ जाने के कारण तलछट निष्पक्ष बहुत कम मिलता है। महाद्वीपीय निमग्न तट की तुलना में यहाँ समुद्री जीव भी बहुत कम मिलते हैं। महाद्वीपीय ढाल के तल के साथ साथ जमा हुआ तलछट का क्षेत्र महाद्वीपीय उत्थान कहलाता है। महाद्वीपीय ढाल क्या होती है? तो महाद्वीपीय सीमांत का वह ढलवा भाग महाद्वीपीय निमग्न तट से सागर की ओर वितल मैदान तक विस्तृत होता है। कहाँ से होता है? तो महाद्वीपीय निमग्न तट से लेकर सागर की वितल मैदान तक विस्तृत होता है। 2 से 5 डिग्री तक ढाल पाई जाती है। गहराई 200 से 2000 मीटर तक और तीव्र ढाल और तट से दूरी बढ़ जाने के कारण तलछट निक्षेप बहुत कम मिलते हैं। महासागरीय निमग्न तट की तुलना में यहाँ समुद्री जीव भी बहुत कम मिलते हैं। महाद्वीपीय ढाल के तल के साथ साथ जमा हुआ तलछट का क्षेत्र महाद्वीपीय उत्थान कहलाता है। अब आता है वितल मैदान। महाद्वीपीय उत्थान के बाद मैदान सरीका महासागर गहरे तल को नितल मैदान कहा जाता है। नितल मैदान गहरे महासागरीय तल के अत्यंत समतल और आकृति विहीन मैदान होते हैं। संभवतः यह विश्व का सबसे समतल क्षेत्र होता है। वितल मैदान की गहराई 3000 से 6000 मीटर के मध्य होती है। तो वितल मैदान क्या है? महाद्वीपीय उत्थान के बाद सागर सरीका महासागर गहरे तल को नितल मैदान कहा जाता है। नितल मैदान गहरे महासागरीय तल के अत्यंत समतल और आकृति विहीन मैदान होते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा समतल क्षेत्र होता है जो कि 3000 से 6000 मीटर तक पाया जाता है। महासागरीय गंभीर या महासागरीय गर्त क्या होते हैं? महासागरीय गंभीर अधस्थल महासागर का सबसे गहरा भाग होता है। महासागरीय स्थल पर लंबी तीव्र ढाल और सक्रिय और चौरस तल की खाइयाँ पाई जाती हैं। इन्हें सामान्यतः अंतः समुद्री गर्त कहा जाता है। तो अंतः समुद्री गर्त क्या होते हैं? महासागरीय गंभीर अर्धस्थल महासागर का सबसे गहरा भाग होता है। महासागरीय तल पर लंबी तीव्र ढाल और सक्रिय चौरस तल की खाइयाँ होती हैं। इन्हें सामान्यतः अंतः समुद्री गर्त कहा जाता है। अन्य तथ्य जलमग्न कटक। महासागरीय नितल पर कुछ 100 मीटर चौड़ी और हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं जिन्हें कटक कहा जाता है। तो कटक क्या है? कट कट के बनी है। महासागरीय नितल पर कुछ 100 मीटर चौड़ी और हजारों किलोमीटर की लंबी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं जिन्हें कटक कहा जाता है। समुद्री पर्वत जलमग्न पर्वत शिखर जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है समुद्र पर्वत कहलाते हैं। जिनकी ऊंचाई कितनी होती है? 1000 मीटर से अधिक होती है, पर्वत शिखर होते हैं और इनको समुद्र पर्वत कहा जाता है। गुआठ सपाट शीर्ष वाले समुद्री स्थलाकृति गुआठ कहलाते हैं। तो सपाट शीर्ष वाली समुद्री स्थलीय भाग गुआठ कहा जाता है। गर्त महासागर के सबसे गहरे क्षेत्र गर्त कहलाते हैं। जो सबसे गहरी घाटियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सबसे गहरा क्षेत्र है, उन्हें गर्त कहा जाता है, जैसे कि मैरियाना गर्त।
देखिए थोड़ा सा महाद्वीप के पास है उसे क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय निमग्न तट कहा जाता है। फिर महाद्वीप से थोड़ा दूर हो गया उसे कहा जाता है महाद्वीपीय निमग्न ढाल। फिर महाद्वीपीय सागर सपाट भाग होगा। फिर जो गहरी खाइयाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, महासागरीय गर्त कहा जाता है। महासागरीय जल का तापमान और घनत्व। महासागरीय जल के तापमान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य से लघु तरंग के रूप में महासागरों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्य तप कहा जाता है। तो सूर्य के गर्म होने का, तापमान होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है या स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य से लघु तरंगों के रूप में महासागरों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्य तप कहा जाता है। जो लघु तरंगों से महासागरों को ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सूर्य तप कहा जाता है। महासागरीय जल के तापमान के वितरण के साथ दो तत्वों का विशेष अध्ययन किया जाता है, सतह के तल का तापमान और उसकी गहराई का तापमान। तो कैसे होते हैं, मुख्यतः महासागरीय जल के तापमान के वितरण के आधार पर दो तत्व होते हैं, एक होता है सतह के जल का तापमान और दूसरा होता है गहराई का तापमान। महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण, जो हमारे पूरे महासागर को प्रभावित करता है तापमान, उसके कौन से कारण होते हैं। पहला होता है अक्षांश रेखाएं। जल और स्थल के वितरण में असमानता। स्थल जल को जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा कर देता है, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध। प्रचलित पवनें सागरीय तापमान पर पर्याप्त प्रभाव डालती हैं। महासागरीय धाराएं। महासागर को गर्म और ठंडी जलधाराएं प्रभावित क्षेत्र के तापक्रम को नियंत्रित करती हैं। तो कौन कौन से कारण हैं जो कि महासागरीय तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। पहले आते हैं अक्षांश रेखाएं, फिर दूसरा जल और तल स्थल के वितरण में असमानता। जहाँ पर थल होता है वो जल्दी ही जल को गर्म कर देता है और जल्दी ठंडा कर देता है, जैसे उत्तरी गोलार्ध। फिर आती हैं प्रचलित पवनें। यह तापमान पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं क्योंकि जलधाराओं को यहाँ वहाँ लेके जाती हैं। फिर आती हैं महासागरीय धाराएं। ये भी गर्म और ठंडी जलधाराएं प्रभावित क्षेत्र के तापक्रम को नियंत्रित करती हैं। महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को महासागरीय लवणता कहा जाता है। मतलब समुद्री जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भाग के अनुपात को महासागरीय लवणता कहा जाता है। महासागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। तो महासागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवणता की मात्रा प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। समान लवणता वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखाओं को समलवण रेखाएं कहा जाता है, जिसको आइसोहेलाइन कहते हैं। तो जहाँ पर सम लवणता पाई जाती है उन रेखाओं को कहा जाता है समलवणता रेखा या फिर आइसोहेलाइन। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो लवणता क्या थी, जो हमारे महासागर है उसके जल का भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को महासागरीय लवणता कहा जाता है। इसकी लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। और इसको मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं, समलवण रेखाएं या आइसोहेलाइन रेखाएं कहलाती हैं। इनको प्रभावित करने वाले या फिर महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। वर्षा। सामान्य रूप से वर्षा के कारण लवणता घट जाती है। तो वर्षा होगी तो लवणता घट जाएगी क्योंकि मीठा पानी मिल जाएगा। बाष्पीकरण। यदि बाष्पीकरण होगा तो लवणता में वृद्धि हो जाती है। नदी के जल का आगमन। नदी का मीठा मीठा जल आता है तो महासागरों में आने पर तटीय जल की लवणता में कमी आ जाती है। सागरीय हिम के पिघलने पर लवणता में कमी आती है, क्योंकि हिम तो मीठा होता है तो सागरीय जल के पिघलने पर लवणता में कमी आती है। प्रति चक्रवात की दिशाएं। स्थिर पवन उच्च ताप क्रम के साथ लवणताएं वृद्धि करती हैं। तो जो स्थिर पवन है वह उच्च ताप के साथ क्या करते हैं, लवणताएं वृद्धि करती हैं। सागरीय धाराएं। सागरीय धाराओं को प्रमुख कार्य सागरीय जल में मिश्रण कराना होता है, अतः इनके द्वारा लवणता का विस्तारण भी प्रभावित होता है। मतलब सागरीय धाराएं क्या होती है, सागरीय धाराओं का प्रमुख कार्य सागरीय जल में मिश्रण करना होता है, अतः इनके द्वारा लवणता का विस्तरण भी प्रभावित होता है। अब आती है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धारा एक
सुस्पष्ट एवं निश्चित दिशा में काफ़ी लंबी दूरी तक क्षैतिज रूप से बहने वाली महासागरीय जल की एक राशि को कहते हैं। यह नियमित रूप से सागर में बहती हैं। अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को स्ट्रीम कहते हैं तथा कम गति वाली धाराओं को ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं? यह सुस्पष्ट सुनिश्चित दिशा में लंबी दूरी तक एक क्षैतिज रूप से बहने वाली महासागरीय जल की एक राशि होती हैं। यह नियमित रूप से समुद्र में बहती रहती हैं। अधिक गति वाली महासागरीय जलधाराओं को स्ट्रीम कहा जाता है और कम गति वाली जलधाराओं को कहा जाता है ड्रिफ्ट। महासागरीय जलधाराओं को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। एक वह जलधाराएं जो कि विषुवत क्षेत्रों से दोनों की ओर बहती हैं, जिसकी सतही तापमान अधिक होता है और यह गर्म जलधाराएं कहलाती हैं, क्योंकि यह विषुवत रेखा से कहाँ जा रही हैं? उत्तर की ओर साइड, मतलब उत्तर की साइड जाएंगी, ध्रुवों की साइड जाती हैं, और दक्षिण में भी ध्रुवों की साइड जाती हैं, और इनका तापमान अधिक होता है और यह गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। फिर आती हैं बेजलधाराएं जो ध्रुवीय भी क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर जाती हैं तथा जिनका सतही तापमान कम होता है और यह ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। तो दो प्रकार की होंगी, पहले आती हैं विषुवत पर, वह गर्म होंगी और ध्रुवों की साइड जाएंगी, और अब आती हैं ठंडी जलधाराएं जो कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की साइड आएंगी और इनका तापमान कम होता है और ठंडी जलधाराएं कहलाई जाती हैं। महासागरीय जलधाराओं से संबंधित कारक। पृथ्वी, मतलब पहले कारण क्या है, क्यों बनती हैं जलधाराएं? तो पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक, तो हमारी पृथ्वी घूमती है उससे संबंधित कारक। पृथ्वी की गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता, जिसके कारण वह पीछे छूट जाता है। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की गति दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है और जलधाराएं बहने लगती हैं। क्या होता है, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है तो स्थल तो घूम जाता है लेकिन जल उसका साथ नहीं दे पाता और पीछे छूट जाता है और पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है और पूर्व से पश्चिम की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है। महासागरीय संबंधित कारक। महासागर में तापमान, लवणता और घनत्व प्रमुख आते हैं। तो तापमान में भिन्नता, तापमान ऊंचा होने से घनत्व कम हो जाता है और उच्च घनत्व से जल निम्न घनत्व की ओर गति करता है। लवणता में भिन्नता, सागरीय लवणता से जल का घनत्व प्रभावित होता है, अतः घनत्व के अंतर के कारण जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। घनत्व, जल उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति करता है। तो मुख्यतः कितने कारण है महासागरों में? 3, तापमान, घनत्व और लवणता। यदि तापमान ज़्यादा है तो घनत्व कम होगा और उच्च घनत्व से जल निम्न घनत्व की ओर जाएगा। अब आती है लवणता। यदि सागरीय लवणता से जल का घनत्व प्रभावित होता है तथा घनत्व के अंतर के कारण जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। फिर आती है घनत्व में भिन्नता, जल उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाता है। फिर आती हैं बाह्य सागरीय कारक, मतलब सागर से बाहर के कारक कौन से हैं? तो वायुदाब और हवाएं। अधिक वायुदाब से जल के तल में कमी हो जाती है तथा इसके कारण उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर गतिशील होता है। तो बाह्य सागर में क्या होता है? जो वायुमंडल है, वायुमंडल के दाब से अधिक वायुदाब से जल की तल में कमी हो जाती, ज़्यादा वायुदाब होगा तो जल के तल में क्या हो जाती? कमी हो जाती तथा जिसके कारण उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर जल गति करता है। कौन कौन से कारक थे देख लेते हैं फिर से। पहले थी पृथ्वी का परिभ्रमण करने से पृथ्वी चली जाती है लेकिन जलधाराएं पीछे छूट जाती हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती हैं। महासागर से संबंधित कारक में क्या होता है? तापमान बढ़ता है, घनत्व कम हो जाएगा और उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति करेगा। लवणता, महासागर में जल का घनत्व प्रभावित करता है लवणता को और घनत्व के अंतर के कारण जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। घनत्व में भिन्नता, जल उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाता है। बाहरी कारक कौन कौन से हो गए? जहाँ पे वायुदाब और हवाएं होती हैं। अधिक वायुदाब से जल के तल में कमी हो जाती है और जिसके कारण से उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर जल गति करता है। महासागरीय जलधाराएं कौन कौन सी हैं? पहले आते हैं उत्तरी विषुवत महासागरीय जलधाराएं। कौन सी हैं? अटलांटिक
महासागर की जलधाराएं। तो अटलांटिक महासागर में विषुवत रेखा पर 2 जलधाराएं बनती हैं। एक बनती है उत्तर विषुवतीय जलधारा जो कि उष्ण होती है, और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा जो कि उष्ण या गर्म होती है। फिर बनती है फ्लोरिडा की जलधारा जो कि गर्म है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म है, नॉर्वे की जलधारा गर्म होती है, और लेब्राडोर की जलधारा गर्म होती है। उसके बाद आते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा ठंडी है, इरमिंगल की जलधारा ठंडी जलधारा होती है, कनारी जलधारा ठंडी है, ब्राजील की जलधारा ठंडी है। फिर अब आता है हमारे दक्षिण अटलांटिक महासागर में, है ना। तो दक्षिण अटलांटिक में दक्षिण विषुवतीय रेखा भी कैसी थी, गर्म थी। फिर उसके बाद बनती है बेगुएला की जलधारा जो कि उष्ण है, गर्म। फिर एंटार्कटिका प्रभाग की जलधारा ठंडी, प्रति विषुवतीय जलधारा उष्ण, रेनेल जलधारा ठंडी, फॉकलैंड जलधारा ठंडी होती है, और एंटाइल्स या एंटिलीज जलधारा उष्ण होती है। देखिए हम फिर से देखते हैं इन जलधाराओं को। पहले आती है अटलांटिक महासागर में क्या होती है, 2 प्रकार की जलधाराएं पाई जाती हैं, एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध की देखते हैं। तो पहले आती है उत्तरी विषुवतीय जलधारा, फिर इसके बाद आती है फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, और नॉर्वे की जलधारा, और लेब्राडोर की जलधारा। ये सब होती हैं कैसी, गर्म। फिर आती है पूर्व ग्रीनलैंड की जलधारा जो कि ठंडी है, इरमिंगल की जलधारा ठंडी होती है, केनारी जलधारा ठंडी है, ब्राजील की जलधारा ठंडी है। फिर आती है हमारी दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं, इसमें आती है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म होती है, बेगुएला की जलधारा गर्म होती है, प्रति विषुवतीय जलधारा उष्ण होती है, और एंटिलीज जलधारा गर्म होती है। लेकिन इसमें ठंडी होती है, अंटार्कटिका प्रवाह ठंडी होती है, रेनेल जलधारा ठंडी है, फॉकलैंड जलधारा ठंडी होती है। प्रशांत महासागर की जलधाराएं, प्रशांत महासागर में बनेगी उत्तरी गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की। तो उत्तर विषुवतीय जलधारा उष्ण होती है, क्यूरोशिवो जलधारा उष्ण होती है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह उष्ण, अलास्का की जलधारा उष्ण, शिशामा की जलधारा उष्ण। फिर आती है क्यूराइल जलधारा या फिर ओआ शिवा जलधारा ठंडी, कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा उष्ण, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा उष्ण, हम्बोल्ट एवं पेरुवियन जलधारा ठंडी, अंटार्कटिका प्रवाह ठंडी जलधारा, प्रति विषुवत रेखा जलधारा उष्ण, अल नीनो जलधारा उष्ण, और ओखोटास्क जलधारा ठंडी। कौन कौन सी हैं, उत्तरी विषुवत जलधारा गर्म होती है प्रशांत महासागर की, फिर क्यूरोशिवो जलधारा गर्म उष्ण, उत्तरी प्रशांत प्रवाह उष्ण, अलास्का जलधारा उष्ण, शिशामा की जलधारा उष्ण, फिर क्यूराइल जलधारा या फिर ओआ शिवा जलधारा ठंडी, कैलिफोर्निया धारा ठंडी जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय रेखी जलधारा उष्ण जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा उष्ण या गर्म जलधारा, हम्बोल्ट पेरुवियन जलधारा ठंडी है, अंटार्कटिका प्रवाह ठंडी, प्रति विषुवत रेखा जलधारा उष्ण, एल नीनो जलधारा उष्ण, ओखोटास्क जलधारा ठंडी। तो हम इनको फिर से रिवाइज करते हैं। तो पहले आती है उत्तर विषुवतीय जलधारा प्रशांत महासागर में जो कि है गर्म, क्यूरोशिवो जलधारा गर्म है, उत्तर प्रशांत जलधारा गर्म है, अलास्का जलधारा गर्म है, शिशामा की जलधारा गर्म है, क्यूराइल जलधारा या फिर ओआ शिवो की जलधारा ठंडी है, कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा गर्म, हम्बोल्ट और पेरुवियन जलधारा ठंडी, अंटार्कटिका जलधारा ठंडी, प्रति विषुवतीय रेखा जलधारा उष्ण, एल नीनो जलधारा उष्ण, और ओखोटास्क जलधारा ठंडी। दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा, तो जो हिंद महासागर है उसकी जलधाराएं आती हैं, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा जो कि गर्म है, मोजाम्बिक जलधारा गर्म, अगुलहास की जलधारा गर्म, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ठंडी। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह उष्ण,
शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी, शुमाली जलधारा ठंडी, दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा ठंडी। तो हम देखो फिर से देखते हैं। तो दक्षिणी विषुवतीय रेखा जलधारा जो कि हिंद महासागर में है गर्म है, मोजाम्बिक जलधारा गर्म है, अगुलहास की जलधारा गर्म है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ठंडी। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह उष्ण, शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी, सोमाली जलधारा ठंडी, दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा ठंडी। अब आते हैं ज्वार भाटा। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने की प्रकृति को ज्वार और भाटा कहा जाता है। तो जो सूर्य और चंद्रमा है उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल क्या होता है, ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, इसको ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंगे कहा जाता है। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ने को ज्वार और उस समय निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार कहा जाता है। जो सागर है ऊपर उठेगा और आगे की ओर बढ़ेगा तो इसे ज्वार कहा जाता है, और उस समय जो निर्मित उच्च जल तल होता है उसको उच्च ज्वार कहा जाता है। सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर के पीछे लौटने को भाटा कहा जाता है, जिससे निर्मित निम्न तल को निम्न भाटा कहा जाता है। पृथ्वी के महासागरीय जल के ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बलों द्वारा होती है। तो पृथ्वी के जो महासागर जल हैं उसमें जो ज्वार और भाटा की जो उत्पत्ति होती है वह चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के द्वारा होती है। चंद्रमा के सामने स्थित भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव होता है तथा उसके पीछे स्थित भाग पर न्यूनतम प्रभाव होता है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर खिंच जाता है और जिस कारण उच्च ज्वार अनुभव किए जाते हैं। इन स्थान के ठीक पीछे भी उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा के केंद्रमुख गुरुत्वाकर्षण बल की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न केंद्र प्रसारित बल के कारण जल का बाहर की ओर उभार हो जाता है। प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। तो देखो हम देखते हैं ज्वार भाटे क्या होते हैं। तो सूर्य की जो और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र जल का ऊपर उठना और नीचे गिरने को क्या कहा जाता है, ज्वार भाटा कहा जाता है। इनसे जो तरंगे निकलती हैं उन्हें ज्वारीय तरंगे कहा जाता है। यदि समुद्र जल ऊपर उठ रहा है और आगे की ओर बढ़ता है तो उन्हें ज्वार, और उस समय निर्मित जो उच्च जल तल होता है उसको उच्च ज्वार कहा जाता है तथा जल के नीचे गिरने को और पीछे हटने को भाटा और इससे निर्मित निम्न तल को निम्न ज्वार कहा जाता है। पृथ्वी महासागरीय जल के ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण होती है। सूर्य के जो चंद्रमा है उसके सामने जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और उसके पीछे स्थित भाग पर कम प्रभाव होता है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर खिंचता है और जिस कारण से उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है और उसके ठीक पीछे उच्च ज्वार आते हैं, जिसके कारण क्योंकि जो समुद्र है और चंद्रमा है उसके केंद्रमुख गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न केंद्र प्रसारित बल के कारण जल का बाहर की ओर उभार हो जाता है। अब आता है पूर्व और दीर्घ ज्वार। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति, व्युति और या सिचकी कहा जाता है। तो जब एक रेखा में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा में होते हैं तो युति, द्विति या फिर सिचकी कहा जाता है। इनमें से जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्रम में एक सीधे में होते हैं तथा जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो इसे युति इसे क्या कहा जाता है, युति कहा जाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी स्थित होती है तो इसे व्युति कहा जाता है। मतलब जब परिक्रमा करते समय सूर्य, चंद्रमा एक साइड और पृथ्वी एक साइड हो जाती है सीधी रेखा में तो उसे कहा जाता है युति, तथा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है सीधी रेखा में तो इसे कहा जाता है व्युति। युति की स्थिति अमावस्या तथा व्युति की स्थिति पूर्णमासी होती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो इसे समकोण स्थिति कहा जाता है। इसी समय पृथ्वी पर लघु ज्वार आते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही समकोणिक स्थिति पर होते हैं तो इन्हें समकोणिक स्थिति कहा जाता है और इस कारण जो ज्वार आते हैं उन्हें लघु ज्वार कहा जाता है। प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल
पॉलिप कहे जाने वाले जीवों का एक समूह होता है जो हजारों की संख्या में साथ रहते हैं। पॉलिप अपने द्वारा बनाए गए चूने की एक खोल में रहते हैं जिसके बाह्य भाग में जुजेंथल नामक शैवाल रहता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। ये क्या होते हैं प्रवाल? तो ये पॉलिप कहे जाने वाले एक जीवों का समूह है जो कि हजारों की संख्या में साथ रहते हैं। पॉलिप द्वारा बनाया गया कैल्शियम या फिर चूने का एक खोल होता है जिसके अंदर वह रहता है और बाहर इसके भाग के जुजेंथल नामक शैवाल रहता है जो कि क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। शैवाल पॉलिप की कुल मांग के 60% भोजन की आपूर्ति करता है तथा 40% भोजन की आपूर्ति फाइकोप्लैंक्टन द्वारा होती है। तो जो शैवाल होते हैं वह पॉलिप की 60% भोजन की आपूर्ति कर देते हैं और जो 40% भोजन की आपूर्ति है वह फाइकोप्लैंक्टन के द्वारा होती है। जब प्रवाल मर जाता है तो उसके चूने की खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपने चूने की खोल बना लेता है और इस प्रक्रिया के लंबे समय तक चलने से एक विस्तृत भित्ति बन जाती है और इसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है। जब ये प्रवाल मर जाता है जो उसके ऊपर शैवाल होता है वह चूने की खोल बना लेता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसे क्या कहा जाता है, प्रवाल भित्ति बना लेती है। प्रवाल भित्ति 3 प्रकार की होती है, एक तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और तीसरी होती है प्रवाल वलय या स्टॉल। तो पहली आती है तटीय प्रवाल भित्ति। जब तट के साथ साथ बनी प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं, जब तट है उसके साथ साथ यदि प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं तो उन्हें तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है, जैसे भारत के मन्नार की खाड़ी। अब आती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। यह तट के कुछ दूर पर पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति है। इसके बीच के भाग में लैगून झील पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से उत्तर तट के समीप स्थित ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये क्या होते हैं, अवरोधक होते हैं। इसमें क्या होती है, जो तट है उससे कुछ दूरी पर यह बनती है प्रवाल भित्ति, बीच में लैगून या झील पाई जाती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से पूर्व में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ। फिर आती है प्रवाल वलय या एटॉल। यह किसी द्वीपीय तट को चारों ओर से घेरे हुए होती है, जैसे कि फिजी एटॉल। तो ये क्या है, वलय बना लेते हैं, किसी भी द्वीप के चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं प्रवाल का, जिसे क्या कहा जाता है, फिजी एटॉल एग्जाम्पल है। यह प्रवाल वलय या एटॉल है। फिर आते हैं प्रवाल विरंजन। प्रवाल जीवों का जोजोजेंथन नामक शैवाल से सहजीवी संबंध होता है। जब शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तब उनसे प्राप्त पोषक पदार्थों से प्रवाल के विकास में मदद मिलती है, परंतु जब तापमान वृद्धि या अन्य कारकों से जेंजोन्थल शैवाल समाप्त होने लगते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है तो शैवाल का रंग सफ़ेद हो जाता है, जिसे प्रवाल विरंजन कहा जाता है। तो प्रवाल विरंजन क्या है, तो अभी हमने देखा जो प्रवाल होते हैं उनकी जो खोल होती है चूने की बनी हुई, उसके ऊपर एक शैवाल पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, जोजोजेंथन कहा जाता है। वह प्रकाश संश्लेषण करता है और उसको भोजन देता है प्रवाल को। तो जब किसी तापमान वृद्धि के कारण या कि केमिकल के कारण जब शैवालों समाप्त हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है तो जो शैवाल होते हैं उनका रंग सफ़ेद हो जाता है और इसे प्रवाल विरंजन कहा जाता है। इसके साथ वीडियो होता है हमारा कंप्लीट गाइस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की यूनिट्स। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।